Very good morning, Jai Hind Future Officer. I am Akshay Maurya. I am taking polity on the YouTube channel of Indore Defense Academy. So I welcome you all today to be the part of this lecture. आज जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इजीली पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके उनके आंसर्स करेंगे। ये एक क्वेश्चन आंसर्स सीरीज होगी, चैनल होगा जो कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। तो आप फोकस रहे, कई चीज़ें जो ऐसी होगी आपको पहली बार जानने मिलेगी, तो आप इस चीज़ को नोटिस करते रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग पढ़ते तो सब है और समझते भी, पर कभी कभी कुछ मिस कर जाते। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड। ये एक यूनिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब यहाँ हमने एक चीज समझी कि जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि हम उन्हें ये बताएं कि DPSP कहाँ से बोरो की गई है। तो इसके लिए आपको, ये तो एक नॉर्मल से फैक्ट है जो नॉर्मली याद रहने चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहां याद रहे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड। अब यहाँ एक दिक्कत है कि DPSP डायरेक्टली आयरलैंड से नहीं लिया, आयरलैंड ने भी बोरो किए हैं किससे? स्पेन से। तो ये आप याद रखें, हमने आयरलैंड से लिए और आयरलैंड ने स्पेन से लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम जब बात करते हैं यूके की, तो यूके जो है ऑप्शन में हमारा कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब हमने यूके से लिया है। अब आ जाते हैं जब हम यूएसए पे, तो यूएसए से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फंडामेंटल राइट्स, जिसे वहां बिल्स ऑफ राइट बोला जाता है, और दूसरा जो है वो प्रियम्बल का पार्ट है कि प्रियम्बल कैसा हुआ। तीसरा, हमने यहां से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली है। चौथा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यहां से लिया है। तो ये दो तीन चीजें जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए और हमेशा याद रहे। तो आप ये नोटिस करते रहे कि कैसे क्या हम चेक कर रहे हैं। और साथ साथ आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो फॉर्मूला है वो यहां से लिया गया है यूएसए से। तो यूएसए से हमने कई चीजें ली है। आयरलैंड से एक चीज मिसिंग है कि हमने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से लिया है। तो आप ये सारी चीजें रिमेंबर रखें। एक तो ये हो गया। तो इसमें आज हमने डिस्कस किया कि एक ऑप्शन से हम अलग अलग ऑप्शन से क्या क्या याद रख सकते हैं। ये जो तरीका है पढ़ने का, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव थ्योरी, कि हम एक वर्ड से कितनी सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटैक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप। मतलब ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो इसमें आप सभी को पता है जो कैबिनेट मिशन आया था प्लान 1946 में लिया गया था। ये कैबिनेट मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप की गई थी। तो अब यहां इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम कैबिनेट मिशन से क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन से जो हम एक चीज याद रख सकते हैं कि वो जो तीन लोग जो कैबिनेट के मेंबर थे और इंडिया आए थे, पेंटिक साहब, जैसे कि आप एक नॉर्मली याद रख सकते हैं, पेंटिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीन लोगों के नाम आप याद रख सकते हैं। क्रिप्स साहब वो है जो क्रिप्स मिशन में भी आए थे। तो यहां से आप याद रखिए कि क्रिप्स पहले, फिर पेंटिक लॉरेंस, दूसरा एवी अलेक्जेंडर। ये तीन लोग कैबिनेट मिशन में इंडिया भेजे गए थे। और किसने भेजा था? तो उस समय की जो एटली गवर्नमेंट थी उनने उन्हें सेंड किया था। यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई कैबिनेट मिशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट
1892 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ हम आज़ाद हो गए थे 1947 को। और साथ साथ जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1982 में आपको जो याद करने की चीज है कि इसको एक और नाम से बोला जाता है लॉर्ड क्राउन एक्ट, ये आप याद रखें। तो आज हमने एक स्लाइड, एक क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारी चीजें देखी। यहां आपने देखा जो कि मेंबर थे, 3 टॉप मेंबर जो कैबिनेट मिशन इंडिया लेके आए थे। दूसरा कि इंडियन काउंसिल एक्ट को लॉर्ड क्राउन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक जो हमारी सीरीज है वो इसी पे बेस रहेगी कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा कि एक अगर ऑप्शन है तो उस ऑप्शन में हम कितने और क्वेश्चन देख सकते हैं, तो जिससे अगर इन केस फ्यूचर में आपके एग्जाम में कैबिनेट मिशन के नाम आ जाए, जो कि अब आपको याद होगा कि पेंटिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग ब्रिटेन से उस समय इंडिया आए थे। कौन सा मिशन लेके? कैबिनेट मिशन प्लान लेके, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप हुई थी। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। अब यहां है द हाई कोर्ट एट बॉम्बे कैलकाटा मद्रास वेयर स्टैब्लिश अंडर। सीधी सिंपल सी एक तो बात है कि ये एग्जामिनर जो है ये पूछना चाह रहा है कि बॉम्बे कैलकाता मद्रास के हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुए। ये सब तो आप मेरे ऑप्शन हमने दे दिया कि ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़िए। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1865, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1911 और नन ऑफ दीज। तो चलिए मैं आपको अब से 5 सेकंड दूंगा किसी भी आंसर करने को, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमने देख लिए चारों ऑप्शन, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां हमें सिर्फ एक चीज ही याद रखनी, बाकी चीज कुछ याद नहीं रखना। अब ये आ गया एक क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया? तो जिनने भी मेरा हिस्ट्री का बैच किया है ऑफलाइन, तो उन्हें तो पता होगा बिल्कुल आंख बंद करके और बिल्कुल श्योरिटी के साथ कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। कई क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पॉलिटी में मेंशन नहीं होते हैं, और होते हैं तो आप ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए मैं कहता हूं कई बार अपनी मेरी क्लासेस में कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कईयों के आंसर दूसरे सब्जेक्ट से हमें मिलते हैं। इस वजह से यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये सब एग्जाम ले रहा है, तो आपके क्या चाह रहा है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कब आप किस तरीके से कौन सा डिसीजन लोगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, कि कई चीजें जो है पॉलिटी में थोड़ी मिसिंग है, इकोनॉमी में मिसिंग है। कि जैसे इंडिया की जो है, मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपको इकोनॉमी का, कि इंडिया ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी एडॉप्ट की है वो किस ईयर में की है जी? तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप जो सबसे पहले जवाब देगा मैं उसका नाम मेंशन करूंगा। तो चलिए हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो यहां ऋग्वेद है, एक चीज है ऋग्वेद, ओल्डेस्ट लिटरेचर है हमारा, ये उपनिषद है, कथाओं, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। अब मुंडक उपनिषद जो है इसका राइट आंसर है मुंडक उपनिषद। तो आप ये याद रखें। तो ये टाइम आप देखिए, ऋग्वेद ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया है और वर्ल्ड का भी ओल्डेस्ट है, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, जो हमारा 10th शेड्यूल है वो किस चीज से डील करता है? तो पहला ऑप्शन जो है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, दूसरा ऑप्शन रिलेटेड विद 52nd अमेंडमेंट एक्ट, या ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। चलिए आपको 5 सेकेंड दिए मैंने, जब तक आप करिए 5 सेकेंड में आंसर। मैं ये 5 सेकेंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि
इसमें क्या आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपको पता है, ऑल ऑफ दिस रहेगा। 10 शेड्यूल एंटी डिफ्लेक्शन लॉ से भी टैकल करता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1985 में ऐड किया गया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब एंटी डिफ्लेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ दल बदल कानून है। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉन्स्टिट्यूट से खड़े होते एमपी के इलेक्शन के लिए, और जब आप एमपी बन जाते हैं तो पार्टी बदल देते, तो इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफ्लेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। और इस चीज को मजबूती देने के लिए 10 शेड्यूल जो कि ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है किससे ऐड किया गया? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है कि नहीं? तो आप एक चीज अच्छे से याद रखें और दिमाग में हमेशा इस चीज को याद रखने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि हां, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ हमारे जुडिशियल रिव्यू के अधिकार में आता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब चलिए, हम यहां से 2 ही क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आते हैं, which one of the following articles of the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security? मतलब सीधा सिंपल ये है कि डीपीएसपी का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है? तो अब डीपीएसपी तो आपको अच्छे से याद होगे, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा है जो इस चीज को रिमेंबर नहीं कर सकता। तो आपको पता है आर्टिकल 51 डील्स विथ इट, तो इसमें यही है। बाकी जो भी होगा आगे हम अंडरस्टैंड करते रहेंगे। अब आ जाइए 7th क्वेश्चन पे आज के। तो अभी तक जो सीरीज चल रही है आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें और शेयर करें। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के फादर कौन को या किस को कहा जाता है? तो कौन हो सकते हैं आप बताइए। चलिए ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दिस। तो आप सबको पता है यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां से एक चीज आपको याद हो चुकी है तीनों के बारे में। अब ये क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो पहला चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो आज आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर करके बताइए प्लानिंग कमीशन कब इंडिया में सेटअप हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी रहेगा, जे.एल. नेहरू साहब। इसमें से कोई भी नहीं है, बी जे.एल. नेहरू, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन किस लिए सेटअप किया गया था? प्लानिंग कमीशन इसलिए सेटअप किया गया था क्योंकि जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर, मतलब लोगों में डिफरेंस है, उस चीज को कम करने के लिए और सबको सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए। तो यहां तक याद हो जाना चाहिए आप सभी को। अब हम आते हैं, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर अपॉइंट किया जाता है? तो आप बताइए किस आर्टिकल के अंदर अपॉइंट होता है। मैंने आपको 5 सेकेंड दिए। चलिए, जो होता है 280 आर्टिकल के अंदर ये फाइनेंस कमीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक तो हाई कोर्ट के जज, प्लस जिनके पास इस चीज का फाइनेंस या अकाउंट का एक्सपीरियंस है, प्लस जो कि अकाउंट की नॉलेज अच्छी लगते हैं। ये 3 लोग इसके मेंबर होते हैं। अब फाइनेंस कमीशन क्यों आता है? फाइनेंस कमीशन आता है स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स का
करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ये चीज फाइनेंस कमीशन देखता है। और इसमें कई चीजें में से जो कि हम आगे क्वेश्चन में करते जाएंगे कि आप बच्चे बोले कि सर और भी फैक्ट है इसमें जो आपने नहीं बताए, तो जो आगे हमारी इसकी सीरीज चलेगी उसमें सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे फैक्ट हम कवर करेंगे इसी क्वेश्चन सीरीज के तहत। अब हम आते हैं, हु प्रिसाइड एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट है वो कौन थे? तो आप सबको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। उसके बाद किनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखें। अब जैसे बी आर अम्बेडकर आ गया फिर से ना, बी आर अम्बेडकर कौन है? हमारे इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साइमन कमीशन में का ये पार्ट थे जब साइमन कमीशन इंडिया आया था। कहां से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। कहां से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ये चीज आपको याद हो गई बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखिए कि भाई ये जो थे पहले व्यक्ति थे लॉ मिनिस्टर, दूसरे ये क्या थे कि साइमन कमीशन में थे, कमेटी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और इनने एक चीज और फाइंड की थी, इंडियन लेबर पार्टी। तो आप ये भी याद रखें, इंडियन लेबर पार्टी। और ये काय के चेयरमैन भी रहे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th। हु फॉलोड मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑन 11 दिसंबर 1946 टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका आंसर मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूं, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ठीक है जी, यही है ना, मैंने बताया था। इनके बाद इनको बनाया गया था, ये टेम्परेरी थे, ये परमानेंट रहे, फिर आगे चल के यही भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति बने। और कुछ स्पेशलिटी राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अगर मिस हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए सब। अब आ जाइए 12th क्वेश्चन पे आज के। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? भारत के पहले लोकसभा स्पीकर का नाम पूछा है। अब क्या नाम है? सबको पता है, जीवी मालवरकर साहब। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर यहां। बाकी आइए 13th क्वेश्चन पे। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन, मतलब सेंट्रल की बात हो रही है, आर करेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, मतलब भारत के जो केंद्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या मंत्री परिषद है, वो किसके लिए जवाबदेही होते हैं? तो ये आपको पता है किसके लिए जवाबदेही होते हैं। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं जिसमें आप बता सके किसके लिए जवाबदेही होते हैं। ऑप्शन 1 लोकसभा, ऑप्शन 2 राज्यसभा, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। ये किसके लिए जवाबदेही होते हैं? हो गया ना, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, लोकसभा। अब यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट का आप नाम बताएंगे, जो कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते, उससे ज्यादा नहीं। और यही चीज लागू कहां होती है? हमारे स्टेट में भी। तो ये बहुत अच्छे से याद रखें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकुलरिज्म मीन्स, ये पूछ लिया, ये बहुत करंट टॉपिक है अभी, और उम्मीद है कि रिलीजियस पॉलिसी या किसी ना किसी चीज पे ये क्वेश्चन यूपीएससी इस बार आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जो भी करंट में होता है यूपीएससी हमेशा उसे पूछता है। तो चलिए, सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन, हो सकता है कि आपको लगता है सेकुलर का मतलब ये नहीं। फ्रीडम ऑफ वर्शिप इन माइनॉरिटीज, ये हो सकता है, कभी पढ़ा कहीं किसी भी किताब में, किसी भी टीचर से ये चीज पढ़ी नहीं। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, ये 50-50 है, नॉन ऑफ दीज। अब
यहाँ एलिमिनेशन भी सीखो। साथ साथ आज के लेक्चर में मैं धीरे धीरे आपको कोशिश करूंगा कि नई नई चीजें सिखाऊं। सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन मतलब सारे रिलीजन को दबा देना नहीं, हमारा भारतीय संविधान तो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि रिलीजन हमने तो भारतीय संविधान में पढ़ा है कि भाई रिलीजन के लिए तो आप अपना रिलीजन अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब फ्रीडम ऑफ वर्शिप इन माइनॉरिटी से माइनॉरिटीज को ही अधिकार है वर्शिप और किसी को नहीं, नहीं ऐसी भी बात नहीं करता। नन ऑफ द दीज, अब नन ऑफ दीज में तो डाउट है क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में रिलीजन का कुछ ना कुछ तो टॉपिक है। सेकुलरिज्म वर्ड कहाँ यूज किया गया, सेकुलर वर्ड, या तो आपको याद होगा हमारे प्रियम्बल में बात हुई है सेकुलर की। मतलब आप आंसर देखिए, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, मतलब भारत के राज्य, मतलब हमारे भारत से का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो धर्म मुक्त होगा, हर चीज को लेके चलेगा। अब बात आती है सेकुलर वर्ड की, जो कि हमारे आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, ये तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, नहीं सॉरी 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया। अब ये तो आप समझ गए होंगे, मतलब सेकुलर वर्ड जो है वो पहले से हमारे भारतीय संविधान में मौजूद नहीं था, उसे ऐड किया गया, ये चीज आप याद रखना। और क्या बोला गया, एब्सेंस ऑफ रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं रहेगा। यहां तक कोई डाउट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बेहतरीन सीरीज चला रहे इंदौर डिफेंस एकेडमी आपके लिए कि आपको कोई डाउट हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, और रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो उसमें हम सुधार करेंगे। और जो भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट हो करंट एग्जाम से रिगार्डिंग सीडीएस के, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम वो कोशिश करेंगे कि आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें या चला सके। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, भारत डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्यों है, ये क्वेश्चन बना। देयर इज इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसलिए क्या भारत डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, चलिए याद करें ऑप्शन में, एक बार ऑप्शन अपने दिमाग में चलाए और याद करें क्या इसी वजह से, इसमें से कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें याद हो जाए। चलिए बताइए, चलिए मैं ही बता देता हूं क्यों, क्योंकि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। भारत का जो भी हेड है, मतलब प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट। अब डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में जिक्र है, ये कहता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। रिपब्लिक हमारे प्रियम्बल में, जो कि बोरोड कहां से हुआ है, फ्रेंच से, है ना, ये वर्ड हमने कहां से बोरो किया है, फ्रेंच से, ठीक है। और डेमोक्रेटिक हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, जिसका मतलब होता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जी, यहां तक कोई डाउट आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय, क्वेश्चन समझे, ऑप्शन पढ़े, मैं पढ़ता हूं, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द यूपीएससी, पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझे और पढ़े कि वो क्या कह रहा है। चलिए,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्लियामेंट रहेगा, क्योंकि यहां पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट में क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते। अगर कभी आपके क्वेश्चन में लोकसभा और राज्यसभा का ऑप्शन दिया है तो आप एक चीज अच्छे से याद रखना, राज्यसभा ही चुनना, क्योंकि राज्यसभा के पास अधिकार है कोई भी ऑल इंडिया सर्विस के लिए बिल लाने का। अब बात होती है ऑल इंडिया सर्विस, किस आर्टिकल में आता है, तो 312 आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये चीज आपको क्लियर, कौन कौन सी सर्विस मेंशन है ऑल इंडिया सर्विस में, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया सर्विस के नाम पे। अब इनमें अगर कोई भी बदलाव होना है यूपीएससी के इस एग्जाम में ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो कहां आएगा ऑल इंडिया सर्विसेज का, पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट गिवन है और पार्लियामेंट नहीं गिवन है और लोकसभा राज्यसभा गिवन है तो आप राज्यसभा पे ही टिक करेंगे। इसमें से राज्यसभा के पास ही अधिकार होता है। अब यहां आइए, विच ऑफ द स्टेट डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, ठीक है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर है राजस्थान। बाइकैमरल का मतलब है 1 हाउस, है ना, ये चीज आपको याद हो गई। 1 हाउस मतलब सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद नहीं है यहां, ये चीज आपको याद कर लेना ध्यान से कि सिर्फ विधानसभा। चलिए क्वेश्चन है, 1 हाउस, विधानसभा, विधान परिषद। अब हमारे कितने भारत के स्टेट में विधान परिषद मौजूद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी बताएंगे। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। अब स्टेट की बात है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया को स्टेट बोला गया है, या अगर ये गलत है तो आप इधर सेंटर कर लीजिए, है ना। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट या और सेंटर। अब स्टेट वर्ड भी यहां सही है, क्यों, भारतीय संविधान में भारत को स्टेट बोला गया है, राज्य बोला गया है। तो इस चीज से आप बिल्कुल एक्टिव रहे कि हाँ यूपीएससी ऐसा खेल सकता है आपके साथ और ऐसा कंफ्यूज करके आपको आपके नंबर लेने से रोक सकता है। तो स्टेट वर्ड मेंशन है इंडिया के लिए, और अगर नहीं आपको डाउट हो तो यहाँ स्टेट, सेंटर, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, स्टेट मतलब सेंटर। जब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात होगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, मतलब ये कहीं ना कहीं सेंटर की बात कर रहा है। तो कौन होगा, अटॉर्नी जनरल साहब होगा। अब अटॉर्नी जनरल जो है, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल। जब जब वो राज्य के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो कौन होगा, एडवोकेट जनरल। ये चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। अब अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या हो सकता है, आर्टिकल 76 हो सकता है। ये हो गया, ये मेंशन है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सॉलिसिटर जनरल इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि भारतीय संविधान में सॉलिसिटर जनरल मेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, जब भी मीटिंग होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसका हिस्सा अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कैबिनेट में ऑलरेडी एक लॉ मेकिंग ऑफिसर होता है, इस वजह से वहां अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद नहीं रहते। ये चीज हो गया आपको बहुत अच्छे से याद। और सॉलिसिटर जनरल जो है आर्टिकल 76 में मेंशन नहीं है, ये हमने अपने मन से बना रखा है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या हो, किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 165 में आता है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली चीज, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 का पार्ट है, ठीक है, ये हमारे स्टेट के हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर है। दूसरी चीज, सॉलिसिटर जनरल जो है आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बहुत अच्छे से याद रखिए। एडवोकेट जनरल का आर्टिकल है 165, और एडवोकेट जनरल जब जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो वहां मौजूद नहीं होता, क्योंकि वहां ऑलरेडी लॉ मेकिंग मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद रहता है, इस वजह से। ये कुछ चीजें हो गई। अब आइए, एज अ वाइस प्रेसिडेंट हाउ मच सैलरी इज ड्रॉन बाय अ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट होने पे। तो आप सभी को पता होगा
नथिंग, कुछ नहीं। उनको सैलरी किस चीज की मिलती है? एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना, क्योंकि एक्स ऑफिसो राज्यसभा के ये मेंबर होते हैं, याद रखना। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि हमारी सीरीज इतनी अच्छी चल रही है और जो भी यहाँ हम सब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो पूरे दिल से कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करें। चलिए अब आगे। Which article of Indian Constitution prescribe Hindi in Devanagari script as the official language of Union? याद रखें, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आर्टिकल 343 कहता है कि भारत की जो होगी क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। अब यहां बात आती है नेशनल लैंग्वेज की, कि भाई कोई नेशनल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में साफ साफ मेंशन है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, की भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 4343 की, ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो देवनागरी लिपि हिंदी को है। अब नेशनल लैंग्वेज कौन सी इंडिया की, तो आर्टिकल 431 क्लॉज 1 क्या कहता है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। अब जरा हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते। जब हम आजाद हुए 1950 में, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब उसमें 15 साल के लिए, मतलब जो 15 साल इधर अपन कर दें 1965 के लिए, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई वो इंग्लिश रखी गई, कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। और ये कहा गया कि भारत के जो राष्ट्रपति जब चाहे, जब भी इच्छा हो, 15 साल के पहले या 15 साल के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज बदल सकते। तो फिर वहां ऐड की गई देवनागरी लिपि हिंदी, जो कि आज भी चल रही है। तो हमारे भारत की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, जिसे भारत के राष्ट्रपति जब चाहे तब बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाइए, अंडर विच ऑफ द सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी। किन कारणों पे भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति याद रखना, भी यहां बात हो रही राष्ट्रपति, इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब राष्ट्रपति तो लगाते नहीं, पार्लियामेंट पास करता है लोकसभा से बिल और वो राष्ट्रपति लागू करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस। ये चीज तो आपको हो गई, समझ में आ गई। तो यहां ऑप्शन क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन यस, इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट मेंशन, तो 2 हटा दे। अब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, मतलब भारत के राज्य भारतीय संविधान का पालन नहीं कर रहे, तो ये हो गया। और फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, मतलब आंसर जो होगा 134 होगा। अब ये जो है, ये बात कर रहा है नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 356, ये बात कर रहा है स्टेट इमरजेंसी की, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आर्टिकल 360। अब आप बताइए स्टेट के लिए कौन सा होगा, सॉरी यहां 352, यहां 365। स्टेट के लिए 365 स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 352 और फाइनेंशियल क्राइसिस 360 में भारत के राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। भारत में प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन इंडिया, पर वो डिक्लेयर कैसे होगी, जब भारत का पार्लियामेंट उसे पास करेगा। अब यहीं से वो क्वेश्चन उठा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर एनी इमरजेंसी, मतलब भारत के राष्ट्रपति चाहते हैं, देखते हुए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने मन से, अपने खुद से इमरजेंसी लगा सकते हैं क्या। पता है, अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट से, लोकसभा से पास होती इमरजेंसी, फिर वो लागू की जाती है, राष्ट्रपति उसे लागू करते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, स्पष्ट है कि ये बात कर रहा है प्रेसिडेंट, कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एनी इमरजेंसी।
कैन आ गया, कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एनी इमरजेंसी नहीं। अब इसमें क्या है, कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी, ये है, और एन बात सेम है, बात बस इतना है कि हल्का सा चेंज होगा। अब इधर अपन ऑप्शन भी पढ़ ले, इमरजेंसी ऑफ अकाउंट आर्मरेबल नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, प्रेसिडेंट रूल ऑफ स्टेट, ये घुमा रहा है आपको। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, देखिए यहां कैसे आपको घुमाया उसने, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी, हाँ भाई इस पे तो लागू हो सकती है, फेलियर ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस पे हो सकती है, स्टेट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं कोई वर्ड है। अब इन इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ आर्म रेबेलियन हमने पढ़ लिया, फाइनेंशियल इमरजेंसी में फाइनेंशियल क्राइसिस पे, प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया नहीं, वो कब लगता है जब राज्य भारत संविधान नहीं मान रहे हो, सेंट्रल के जो ऑर्डर्स हो उससे नहीं मान रहे हो। तो यहां तक आपको क्लियर। अब आइए 23rd क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात है, मतलब आर्टिकल 1, 2, 3 की बात है, ये ऑर्डिनेंस से बात करता है, डील करता है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट कैन एब्रिज ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं, ऑर्डिनेंस कुड बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन सब्सटेंटिव प्रोविजन। The president is competent to issue an ordinance amending the tax law. नहीं, it is a parallel law making power with the executive नहीं, तो इसका आंसर राइट होगा सेकंड, कि चैलेंज किया जा सकता है ऑर्डिनेंस भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जरा हम थोड़ी बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं जब कि हमारे लोकसभा या राज्यसभा सदन नहीं ले पा रहे हो, सदन में प्रश्न मौजूद ना हो पा रहे हो, इस वजह से ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति लागू करते। तो ये ऑर्डिनेंस में सबसे ज्यादा डाउट आता है बच्चों को कि जो बात करता है इट कैन बी मैक्सिमम 6 मंथ और 42 डेज, मतलब 6 वीक, ये। अब ये डाउट आता है सबसे ज्यादा सारे बच्चों को कि ये बात क्या है। तो चलिए इसको आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे आप एक चीज याद रखें, ये चीज है, अब सारे जो हमारे लोकसभा राज्यसभा है वो किसी वजह से आ नहीं पा रहे थे, कहां, सदन में। अब लोकसभा आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहां डेट रख लीजिए 20 मार्च को लोकसभा सदन में आ गए, तो यहां अब दोनों सदनों से पास होना चाहिए ऑर्डिनेंस, तब तो राष्ट्रपति के पास चल जाएगा, साइन होगा, तब वो हमारा एक्ट बनेगा या बिल बनता है। तो ये चीज आपको याद है, ये चीज आपको पता भी है कि बिल पास हो गया दोनों सदनों से, ये हम नॉर्मली। अब लोकसभा तो आ गई भाई 20 मार्च को, पर अभी राज्यसभा किसी कारणवश नहीं बैठ पाई, तो क्या यहीं से हम 42 डेज गिन लेंगे? नहीं, यहां से हम गिनेंगे 6 मंथ्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि 1 अप्रैल के दिन राज्यसभा भी बैठ गई, अब यहां से दोनों सदन बैठ गए, फॉर एग्जाम्पल मान के चले आप लोग, तो अब यहां से हम गिनेंगे 42 डेज, या जिसे हम बोलते 6 वीक्स। यहां तक कोई डाउट? इसको बहुत अच्छे से याद रखें, अगर क्वेश्चन में दिया जाए ऑर्डिनेंस को कब तक वो वैलिड रहेगा या कब तक उसको सदन से पास करना अनिवार्य है, कितने दिनों में, तो 6 मंथ और 42 डेज या 6 वीक्स, बात बराबर है। अब 6 मंथ कब है? जब एक सदन, पहला सदन बैठ गया, उसके वहां से 6 महीने, और जब दोनों सदन बैठ चुके हैं तो वहां से 42 डेज या 6 वीक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये चीज हो गई क्लियर ऑर्डिनेंस। अब गवर्नर के पास भी रहता है ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर के पास किस आर्टिकल से, आप आर्टिकल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इस
आज के लेक्चर को ऑफ करेंगे। तो इट डिनोट्स awarding a lesser sentence in a place of one original awarded due to some special fact. This is known as, मतलब किसी स्पेशल खास वजह से किसी की जो सजा है वो कम कर दी जाए। तो इसमें क्या हो सकता है? रिस्पाइट। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, रिस्पाइट कि स्पेशल वजह से हमारी सजा कम कर दी जाती है, वो हो गया रिस्पाइट। और इसमें और क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती है? जैसे रिस्पाइट हो गया, रिमिशन क्या है? रिमिशन जो है ऑप्शन बी में वो क्या है? तो रिड्यूस द टर्म ऑफ पनिशमेंट कैन बेसिस ऑफ अमाउंट, मतलब यहां जैसे किसी को 10 साल की सजा दी गई तो उसको 2 साल की कर दी जाए, ये चीज। पार्डन मतलब बिल्कुल आजाद, फ्री कर दिया गया, कोई सजा नहीं बाकी। कम्युनिकेशन या कम्यूट, इसमें क्या है? जैसे किसी को हैंग टिल डेथ की सजा है तो उस पर स्टे लगा दिया। और ये सब पावर कहां से आती है? इंडियन प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 से। आर्टिकल 72 से, ये बहुत अच्छे से आप याद रखें। ये जुडिशियल पावर जो आती है ना। रिस्पाइट का मतलब है ह्यूमैनिटी बेसिस पे, मतलब कोई बहुत ज्यादा उम्र हो गई किसी की, या कोई फीमेल है जो कि प्रेगनेंसी में है, तो उस पे इंसानियत के नाते उसे रिहा कर देना, उसकी सजा को बदल देना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी आज। अब चलिए हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है Who among the president was and where the president of India? भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ वो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी था। ऑप्शन 1 मोहम्मद हदियतुल्लाह, फारूकुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा साहब, ये 3 लोगों का नाम है। अब यहां ऑप्शन आपको पता होगा कि ऑप्शन सही क्या है, मोहम्मद हदियतुल्लाह। अब इनके साथ एक फैक्ट याद रखिए, ये सीजीआई एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे ऑन द सीजीआई के पोस्ट पे, प्लस ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, प्लस ये वाइस प्रेसिडेंट पे रहे। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, which of the chief justice has acted president of India or acting president of India on the सिटिंग चेयर ऑफ सीजीआई, तो आपको याद होगा मोहम्मद हदियतुल्लाह, आप याद रखना। अब आ जाइए FA अहमद जी पे, फारूकुद्दीन अली अहमद, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि डाइड हुए थे, डाइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी, ये अनअपोज्ड है, इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो आज हमने सारी चीजों के बारे में अच्छे से जाना। मोहम्मद हदियतुल्लाह सीजीआई भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे सीजीआई के वक्त पे वो। फारूकुद्दीन अली अहमद डाइड हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टाइम, पद पे रहते हुए। नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो अनअपोज प्रेसिडेंट रही इंडिया की। तो आज हमने समझे 25 क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। तो थैंक्स अ लॉट, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर, और हमारी आगे आने वाली सीरीज के साथ जुड़े रहे। हम पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।